आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज पीएम मोदी करेंगे 2791 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी। इसके बारे में करेंगे बात। साथ ही व्हाट्सएप को लेकर मुकेश अंबानी ने कर दिया है बड़ा ऐलान, इसकी बात करेंगे। साथ ही बैंक खाता वालों के लिए आज एक जरूरी खबर है, बर्ड फ्लू को लेकर भी एक नया अपडेट आया है सामने। साथ ही बजट 2021 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कौन कौन से प्रोजेक्ट बजट 2021 में होने वाले हैं सस्ते, कौन कौन से प्रोजेक्ट होने वाले हैं महंगे, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही गेमर्स के लिए, भारतीय गेमर्स के लिए खुशखबरी है, भारत में एक नया गेम लॉन्च होने वाला है, इसके बारे में करेंगे बात। साथ ही देश प्रदेश की पूरी 25 काम की खबरों से आपको करेंगे अपडेट। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2791 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी आज करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश में 6.1 लाख लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लगभग 2791 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता आज जारी करेंगे। ये जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्ग के लोगों को स्वयं का पक्का घर बनाने के लिए केंद्र सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है तथा पुराने घर को पक्का करने में सरकार आर्थिक रूप से मदद कर रही है। वहीं पीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये सहायता यहां पर जारी करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल सितंबर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया था। अब भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में ये योजना रफ्तार पकड़ने वाली है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के यूपी के योगी सरकार का लक्ष्य गरीबों को आवास उपलब्ध कराना है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आप 6 लाख रुपए तक का लोन सालाना 6% तक की ब्याज पर ले सकते हैं। अगर आपको घर बनाने के लिए इससे ज्यादा रकम चाहिए तो आपको अतिरिक्त रकम के लिए आम ब्याज दर से लोन लेना होगा। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने के लिए सरकार ने मोबाइल आधारित एक आवास ऐप बनाया है। इसे गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर से आप इसे रजिस्ट्रेशन इसका कर सकते हैं। मोबाइल पर प्राप्त OTP के जरिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इसमें कुछ जरूरी जानकारियां भरनी होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घर पाने के लिए आवेदन करने के बाद केंद्र सरकार लाभार्थियों का चुनाव करती है। इसके बाद लाभार्थी की फाइनल लिस्ट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की वेबसाइट पर डाल दी जाती है। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर भारत सरकार को आपत्ति, कहा वापस लिया जाए इसे। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के कारण व्हाट्सएप इन दिनों चर्चा में बना हुआ। इस बीच भारत सरकार ने व्हाट्सएप की नई नीति को अस्वीकार्य बताते हुए कंपनी को कहा कि वे अपनी इस नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस ले। केंद्र सरकार द्वारा व्हाट्सएप के CEO को खत लिखकर कहा गया है कि गोपनीयता शर्तों में एक तरफा बदलाव उचित नहीं है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। वही सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप के CEO को लिखे गए पत्र में कड़ी शब्दों में इसकी निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत व्हाट्सएप का सबसे बड़ा उपयोग करता है। ऐसे में व्हाट्सएप की पॉलिसी में बदलाव भारतीय नागरिकों की पसंद और स्वायत्तता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करते हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों व्हाट्सएप ने अपनी नीति में यहाँ पर बदलाव किया था, प्राइवेसी पॉलिसी में यहाँ पर बदलाव किया था। प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कंपनी ने घोषणा की कि वह 3 महीनों के लिए इसे टाल रही है। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि इस पॉलिसी को लेकर लोग भ्रम में हैं। वही व्हाट्सएप ने कहा है कि लोगों के भ्रम में और गलत जानकारियों आने के कारण नीतियों को थोड़े समय के लिए टाल दिया जा रहा है। कंपनी ने कहा है कि प्राइवेसी पॉलिसी के लिए किसी की भी व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट नहीं किया जाएगा। इसी तरह की योजना कभी भी नहीं रहेगी। कंपनी ने बताया कि 15 मई को कंपनी द्वारा एक नया अपडेट वर्जन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि लोगों के भ्रम को दूर किया जा सके। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला, दूसरे राज्यों से पक्षियों के आयात पर लगी रोक को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हटाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों से जीवित पक्षियों को लाने पर लगा प्रतिबंध को अब हटा दिया है। राज्य सरकार ने इस मामले पर नियंत्रण के बाद यहाँ पर फैसला लिया। हालांकि अभी भी एहतियाती तौर पर यहाँ पर सावधानियां बरती जा रही है। वहीं कोरोना काल के बीच बर्ड फ्लू के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बैन लगाने का फैसला किया था। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश को कंट्रोल्ड एरिया घोषित कर दिया था। इसके साथ ही राज्य में जीवित पक्षियों के आयात पर यहाँ पर रोक लगा दी गई थी। वहीं यूपी की सीमा से सटे राज्य हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद प्रदेश को नियंत्रण क्षेत्र यहाँ पर घोषित किया गया था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के शाजापुर और बलिया जिलों में विभिन्न प्रजाति के पक्षियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की ताजा घटनाओं के बाद हड़कंप की स्थिति यहाँ पर बन गई थी। वहीं कानपुर चिड़ियाघर में मरे हुए पक्षियों में बर्ड फ्लू पाए जाने के बाद लखनऊ प्राणी उद्यान
प्रशासन ने अपने यहाँ पक्षियों के बाड़े को दशकों के लिए यहाँ पर बंद कर दिया था और पक्षियों के आदान प्रदान कार्यक्रम को भी स्थायी तौर पर यहाँ पर निलंबित उसे कर दिया था। राजस्थान के 17 जिले हैं बर्ड फ्लू से प्रभावित। अब तक राजस्थान में 5,540 पक्षियों की हुई है मौत। राजस्थान में सोमवार को 245 और पक्षियों की मौत हो जाने से राज्य में अब तक 5,540 मृत पक्षी मिल चुके हैं। राज्य में अब तक 33 जिलों में से 17 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। वहीं पशुपालन विभाग के अनुसार 27 जिलों में पक्षियों के 267 नमूनों को यहाँ पर जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें 67 नमूनों की जांच में यहाँ पर संक्रमण पाया गया है। वही पशुपालन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को 175 कौवे, 13 कबूतर, 3 मोर और अन्य 54 यहाँ पर अन्य पक्षी थे जो यहाँ पर राजस्थान में मृत पाए गए हैं। वही राज्य में 25 दिसंबर से अब तक यहाँ पर 5,540 पक्षियों की मौत हो चुकी है। इनमें 3,915 कौवे, 293 मोर, 432 कबूतर, 900 अन्य पक्षी इसमें शामिल है। विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि किसी भी जिले से बर्ड फ्लू के कारण प्रवासी पक्षियों की मौत यहाँ पर नहीं हुई है। वहीं राज्य के पोल्ट्री फार्म बर्ड फ्लू संक्रमण से अब तक राजस्थान में सुरक्षित है। और पिछले कुछ दिनों से विभाग ने अलवर, भरतपुर, चूरू, गंगानगर, जयपुर, बाड़मेर, जालोर से पक्षियों के नमूनों को जांच के लिए भेजा था। इनकी रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। नागौर और बीकानेर जिलों की रिपोर्ट में भी अब तक यहाँ पर कोई किसी तरह की पुष्टि यहाँ पर नहीं हुई। व्हाट्सएप को लेकर मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान। अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल लिमिटेड ने अगले 6 महीने के भीतर ई कॉमर्स ऐप जियो मार्ट को व्हाट्सएप के साथ जोड़ने की योजना बनाई है। इस एकीकरण के साथ 40 करोड़ भारतीय व्हाट्सएप यूजर्स को व्हाट्सएप के जरिए खरीदारी की सुविधा मिलेगी। इस एकीकरण से जियो मार्ट को पूरे भारत में अपनी पहुंच उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और इस तरह रिलायंस रिटेल, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी ई कॉमर्स कंपनियों को भारत के तेजी से विकसित होते ऑनलाइन रिटेल बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होगी। वही अंबानी भारतीय रिटेल मार्केट में एक बड़ी हिस्सेदारी हासिल करना चाहते हैं। 2025 तक भारत का ऑनलाइन रिटेल बाजार 1.3 लाख करोड़ होने की उम्मीद है। वह रिलायंस पहले ही भारत की सबसे बड़ी ऑफलाइन रिटेलर है। रिलायंस रिटेलर के व्हाट्सएप के साथ एक समझौते करने के एक माह बाद ही मई 2020 में जियो मार्ट को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। इस समझौते का उद्देश्य ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट की रीच को बढ़ाना है। अप्रैल में फेसबुक इंक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म में 9.9% हिस्सेदारी का $5.7 अरब में से खरीदी थी। राजस्थान रीट से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है सामने। अदालत में लटक सकती है रीट 2021। राजस्थान हाईकोर्ट ने अशोक गहलोत सरकार से मांगा है जवाब। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2021 भी अब अदालत में फंसती हुई नजर आ रही है। मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और अन्यों से यहाँ पर जवाब मांगा है। वही जस्टिस सबीना की खंडपीठ ने प्रमुख शासन सचिव और शिक्षा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं कोऑर्डिनेटर रीट एवं चेयरमैन NCTI को यहाँ पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। अब अदालत में इस मामले में 2 फरवरी को अगली सुनवाई यहाँ पर अदालत इसकी अगली सुनवाई यहाँ पर अदालत करेगी। वही पूरे मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब देने के लिए समय मांगा गया है। दरयाल सरकार की ओर से मामलों में पहले ही यहाँ पर केवियट दायर कर दी गई थी। इसके चलते सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता CL सैनी सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद थे। नोटिस जारी होने पर उन्होंने अदालत से जवाब देने के लिए समय मांग लिया। वही मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता किलीम अहमद खान और गीतेश जोशी और राम प्रताप सैनी और अन्यों ने यहाँ पर पैरवी की। वही याचिकाओं में NCTE की 23 अगस्त 2010 को गाइडलाइन को चुनौती यहाँ पर इसमें दी गई है। इसमें NCTE की गाइडलाइन को असंवैधानिक घोषित करने और गाइडलाइन को गलत बताते हुए इसके आधार पर रीट नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग कर यहाँ पर की गई है। साथ ही बीएड धारकों को फर्स्ट लेवल से बाहर करते हुए केवल BSTC धारकों को शामिल करने को भी याचिका का इसका आधार बनाया गया है। वही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कलीम अहमद खान ने बताया है कि RTE कानून कहता है कि बच्चों को उच्च स्तरीय और गुणवत्ता युक्त शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है, लेकिन रीट लेवल फर्स्ट में बीएड धारकों व उच्च योग्यता वाले को यहाँ पर उच्च योग्यता वालों को शामिल नहीं करना संविधान के प्रावधानों के अनुसार गलत है। अब बात करें देश भर के कोरोना आंकड़ों की, तो देश में कोरोना के मोर्चे पर राहत की खबर। 7 महीने बाद एक दिन में 11,000 से भी कम आए हैं कोरोना के केस। भारत में बीते 7 महीनों से अधिक समय में कोरोना वायरस के एक दिन में सबसे कम 10,064 नए मामले सामने आए। इसके साथ संक्रमण के कुल मामले बढ़कर भारत में 1,05,81,837 पर पहुंच गए हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक
मंगलवार को संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की कुल संख्या यहाँ पर भारत में 1,02,28,753 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में 137 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में मौत हुई है। मृतकों की संख्या बढ़कर भारत में 1,52,556 पहुंच गई है। वही संक्रमण से एक दिन में मरने वालों की संख्या बीते करीब 8 महीनों में ये सबसे कम है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। ये भारत में 1,02,28,753 है। इसके साथ ही ठीक होने वाले राष्ट्रीय दर भारत में रिकवरी रेट 96.67% हो गई है। वही संक्रमण से मृत्यु दर यानी यहाँ पर होने वाली मौतों का दर यहाँ पर 1.44% है। वही देश में कोविड-19 का इलाज करा रहे लोगों की संख्या फिलहाल 3 लाख से कम बनी हुई है। फिलहाल भारत में 2,558 मरीजों का विभिन्न स्तरों में इलाज चल रहा है, जो कि संक्रमण के कुल मामलों का 1.90% है। वहीं भारत में 7 अगस्त को कोरोना संक्रमितों की संख्या 20 लाख थी। वो 23 अगस्त को ये भारत में 30 लाख पहुंच गई। 5 सितंबर को 40 लाख पार चली गई। वही ये संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर को 50 लाख पार चले गए। वही 28 सितंबर 2020 को 60 लाख पार भारत में कोरोना के मामले हो गए। वही 11 अक्टूबर को ये मामले 70 लाख पार हुए। 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख का आंकड़ा उन्होंने छू लिया था। वही कुल मामले 19 दिसंबर को 1 करोड़ भारत में हो गए थे। वही भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के अनुसार देश में 18 जनवरी तक कुल यहाँ पर 18,78,02,827 नमूनों की यहाँ पर कोविड संबंधी जांच की गई। उनमें भारत में पिछले 24 घंटों के अंदर 7 लाख से अधिक कोरोना की जांच यहाँ पर की गई है। वहीं बिहार में कोरोना के पिछले 24 घंटों में 144 नए मामले सामने आए हैं तथा 3 मरीजों की इस दौरान 24 घंटों में मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में संक्रमण से अब तक 1460 लोगों की मौत हो चुकी है तथा संक्रमण से टोटल मामले यहाँ पर संक्रमितों की कुल संख्या यहाँ पर 2,58,883 हो गई है। बिहार में वर्तमान में 3,509 एक्टिव केस यानी इन लोगों का विभिन्न स्तरों में इलाज चल रहा है। वह राज्य में 16 जनवरी को कोरोना बचाव टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। पहले दिन यहाँ पर 18,122 स्वास्थ्यकर्मियों को यहाँ पर टीका लगाया गया था। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।